जब जब कोई नया जीपीयू आता है एसर सबसे सस्ता लेके आता है। वाह 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 वाह, तारीफ कर दो यार सब्सक्राइब करके। आज हमारे पास एसर का नाइट्रो V15 लैपटॉप i7 13 जनरेशन के साथ RTX 5050 ग्राफिक कार्ड है इसमें भाई। पहला 5050 लैपटॉप है अपने चैनल का जो अंडर 1 लाख आया है। देखना है ना, अच्छे से देखना है ना, तो आ जाओ फिर फटाफट। सबसे पहले बॉक्स देख लो, नाइट्रो और एसर की ब्रांडिंग है सामने, यहां से ओपन होगा। बॉक्स खोलते ही भाई सामने कुछ पुस्तकें मिलती हैं हमें, और ये रही अपनी पावर कोड। वही 3 पिन वाला सॉकेट है, नॉर्मल वाला प्लग है, एंड यहाँ से भी अपना 3 पिन सॉकेट मिलता है। ये है पावर अडेप्टर, एसर की ब्रांडिंग हो रखी है बढ़िया सी। 135 वोल्ट्स का आउटपुट है इसका, और कुछ ऐसी सी चार्जिंग पिन है इसकी L शेप में। देन आता है लैपटॉप, पूरा ऐसे भाई ढक ढुक के भेजा है इन्होंने व्हाइट चोले में। तो ये रहा भाई अपना फाइनल लैपटॉप। ओहो, काली काली सुंदरता। फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है, तो उसके अंदर भाई काफी ज्यादा तगड़े डिस्काउंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड ICICI और एक्सिस बैंक पर भाई तुम्हें ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर। बाकी ये सर इस कलर को कहता है ऑब्सीडियन ब्लैक, और यहाँ पर हमें बढ़िया सा नाइट्रो का लोगो मिलता है। इस बार ये डिजाइन पैटर्न देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि बस यही चेंज है। यस दोस्तों, बिल्कुल एकदम सिमिलर डिजाइन मिलता है हमें पुराने वाले नाइट्रो जैसा, सिर्फ ये वाली जो लाइंस का पैटर्न है इन्हें चेंज कर दिया। पर ठीक है, मेरे को डिजाइन से कोई शिकायत नहीं है, पहले वाला नाइट्रो भी सही लगता था। और अभी हमने रिसेंटली नाइट्रो लाइट का रिव्यू किया था, वो थोड़ा अलग सा दिखता था, मतलब था वो भी बिल्कुल एकदम सेम ऐसा, बस उसका व्हाइट कलर था तो थोड़ा अलग सा एकदम हटके लग रहा था वो। उसका वीडियो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो अपनी जो अपर लिड है वो पॉलीकार्बोनेट में आती है। नीचे का डिजाइन भी देख सकते हो, काफी सारे ऐसे वेंट्स हमें खुले खुले से मिलते हैं। नीचे से भी पॉलीकार्बोनेट का ही है ये, और 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स भी हमें नीचे की तरफ यहाँ पर मिलते हैं। बाकी लेफ्ट साइड पर हमें कुछ पोर्ट्स मिलते हैं, राइट में भी एक एग्जॉस्ट वेंट और कुछ पोर्ट्स, और जो एग्जॉस्ट वेंट है वो यहाँ पर दे रखा है अंदर की साइड, जैसा पहले वाले नाइट्रो में आता था। और डिस्प्ले मैक्सिमम इतनी खुल जाती है अराउंड 160-170 डिग्री तक। तो ओवरऑल लुक्स बिल्कुल पहले जैसी है, एकदम मिनिमल भी है, प्रोफेशनल टाइप भी लग सकती है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा थोड़ा गेमिंग वाला फील भी देती है। बाकी एक हाथ से ओपन करना चाहो तो बड़े ही आराम से हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। एंड हिंजेस भी बढ़िया है, स्टर्डी है, लॉन्ग लास्टिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वोबलिंग भी हल्की फुल्की है, ज्यादा नहीं है। इसका नीचे वाले पार्ट में ज्यादा वजन है, ऊपर वाला तो पतला सा ही है इसका। बट जो थिकनेस है वो ओवरऑल इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, एक नॉर्मल लैपटॉप जितनी ही थिकनेस लगती है। अब पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है तो हल्का फुल्का फ्लेक्स हमें अपर लिड पर मिलता है, नॉर्मल टाइप। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा ही लगेगा। बाकी लैपटॉप को जब हम थोड़ा और ऊपर करते हैं तो नीचे से लिफ्ट अप हो जाता है लैपटॉप, मतलब एक एलिवेशन डिजाइन हमें मिलता है जो कि एयर फ्लो में थोड़ी हेल्प करेगा तुम्हारी। बट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लिफ्ट अप होता है, ऐसे नहीं कि पूरे टाइम लिफ्ट अप हो रखा है। वजन दिखाते हैं अब, आज हम गैस करेंगे, वैसे तो पता है मेरे को पहले किया था रिव्यू। तो 2.1 kg के आसपास इसका वेट होना चाहिए भाई। ये हमने रख दिया लैपटॉप, और वो बिल्कुल सही 2.1 kg के आसपास इसका वेट है। मतलब मुझे याद है पिछली बार जब हमने रिव्यू किया था। और चार्जर भी अगर यूज करते हो, साथ साथ लेके घूमते हो, तो 2.6 kg का इसका वेट हो जाता है भाई। गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से डिसेंट है, मतलब इतना वेट हल्का ही माना जाता है, क्योंकि कई लैपटॉप्स होते हैं जो सिर्फ 2.5 किलो के होते हैं, तो चार्जर तो छोड़ ही दो। तो उस हिसाब से ठीक लगा मेरे को। बाकी अंदर का भी डिजाइन देख सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम ब्लैक फिनिश है इसकी हर जगह से। लेफ्ट साइड पे हमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, राइट साइड पे भी ब्रांडिंग वगैरह है, और सेंटर में मिलता है ट्रैक पैड। एंड ट्रैक पैड का साइज इज डिसेंट, मीडियम साइज का है, आराम से एक हाथ पूरा आ जाएगा। जेस्चर्स यूज करने में बढ़िया है, प्लास्टिक वाला ही ट्रैक पैड है, बट क्वालिटी अच्छी है। और हाँ, फीडबैक अच्छा देता है, ऐसे क्लिक एकदम सॉफ्ट से इसके, तो मेरे को यूज करने में अच्छा लगा। बाकी फुल्ली टच है तो ओवरऑल यूज करने में सही लगेगा। बाकी कीबोर्ड की जो बैकलाइट है वो ऑरेंज कलर की है, इसीलिए हमारा माहौल भी ऑरेंज है। नाइट्रो की थीम है ना ऑरेंज। और 4 लेवल की ब्राइटनेस इसके अंदर हमें मिलती है, बट ये सिंगल कलर है, कोई चेंज वेंज नहीं कर सकते। RGB का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, होता तो मजा आ जाता। बाकी फंक्शन कीज पर बहुत सारे शॉर्टकट है। नाइट्रो सेंस की एक डेडिकेटेड की दे रखी है, एंड अपने कोपायलट की भी एक डेडिकेटेड की हमें मिलती है। बाकी कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर और कोई फेस अनलॉक वगैरह हमें नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था। बाकी कीबोर्ड का ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है, अगर तुम टाइपिंग वाइपिंग वाले काम करते हो तो टैक्टाइल फीडबैक देगा, ऐसे लिखने में मजा आता है, और ऐसा कोई कीबोर्ड रिलेटेड दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, मेरे को सही लगा। बाकी जो अपना नाइट्रो सेंस वाला सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, उसमें कुछ नया नहीं है, तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। बेसिकली तुम अपने मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, इससे और भी कुछ सेटिंग्स वगैरह इसमें मिलती है जो डे टू डे लाइफ में तुम्हारा काम आएगी। लेकिन एक चीज हमें नहीं मिलती, जो कि है मग स्विच, वो नाइट्रो सेंस में ही मिलता है हमें, बट इस लैपटॉप में हमें मग स्विच का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से RTX 50 सीरीज के भाई जितने भी लैपटॉप्स हैं उनमें होना ही चाहिए। 40 सीरीज में भी काफी लैपटॉप्स में आता था, बट पता नहीं क्यों एसर वालों ने इस वाले
वेरिएंट में नहीं दिया। पर एक चीज मैं तुम्हें डेफिनेटली दे सकता हूँ, वो है एक बढ़िया चीज का जुगाड़ है। अगर तुम एक लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास से देख रहे हो, तो भाई तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। काफी जगह पर उनके स्टोर अवेलेबल हैं। नोएडा के अंदर स्पेशली एसर का एक प्रीडेटर वाला गेमिंग स्टोर है, जहां पर तुम जा करके इन लैपटॉप्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। गेम खेलना हो गेम खेलो जा करके, और मन करे तो खरीद भी सकते हो। किसी भी मोड से पेमेंट करो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, चेक कर लेना। अब इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस को देखो, वीडियो को पॉज करके आराम से अच्छे से बैठ के, और SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी यहाँ पर देख सकते हो। Gen 4 के हिसाब से ठीक है, 4800 की रीड स्पीड और 3500 के आसपास की राइट स्पीड है। मैक्स आउट तो नहीं है, बट काम बढ़िया चलेगा तुम्हारा, फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, SSD हमारी अपग्रेडेबल है। इसमें एक ही स्लॉट है, 512 GB की SSD इसमें लगी हुई है, और अगर करना चाहो तो इसको हटा करके 1 TB तक चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से 2 TB तक भी हो जाएगी, बट ब्रांड ने 1 TB तक मेंशन करा है। किसी ने करी हो तो कमेंट करके बता देना, ज्ञान बांट देना, थोड़ा सा लोगों को पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। और रैम इसमें हमें 16 GB की एक सिंगल स्टिक मिलती है, लेकिन ये DDR4 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली है, जो कि काफी आउटडेटेड है। मतलब ये आज से 2 साल पहले आती थी। 3200 तो तभी आती थी ना, पिछले साल DDR5 आ चुकी है, बट इस लैपटॉप में नहीं है। और एसर ने मेंशन कर रखा है कि भाई DDR5 लग जाएगी 5600 मेगा ट्रांसफर वाली, बट ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। DDR4 स्लॉट के अंदर DDR5 रैम नहीं लगा सकते। तो आई थिंक ये करेक्शन है इनकी वेबसाइट पे, जो इनको कर देनी चाहिए। एसर से कोई देख रहा है तो सुन लो। बाकी अब डायरेक्टली CPU GPU की परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, तो CPU वाले बेंचमार्क देखो पहले भाई। Geekbench 6 का बेंचमार्क किया था, तो भाई उसका स्कोर यहाँ पर देख सकते हो, सिंगल कोर मल्टी कोर का। और Cinebench R23 का टेस्ट भी हमने किया था, Cinebench 2024 का स्कोर भी यहाँ देख सकते हो। क्रॉसमार्क का बेंचमार्क भी देख सकते हो, एंड PC Mark 10 का स्कोर भी देख लो, 5000 प्लस है भाई। एंड CPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क भी देख सकते हो। बाकी ग्राफिक कार्ड के लिए भी हमने टेस्ट करे हैं। सबसे पहले Geekbench AI बेंचमार्क देखो, ये GPU के लिए किया था, तो काफी ज्यादा तगड़ा AI स्कोर है भाई, क्योंकि RTX 50 सीरीज में AI परफॉर्मेंस ही तो ज्यादा बढ़ाई है कंपेयर टू 40 सीरीज। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख सकते हो, 80000 प्लस है। एंड 3D Mark TimeSpy का स्कोर भी देख सकते हो, 8800 के आसपास है, जो कि काफी सही स्कोर है भाई। और VR Mark का स्कोर भी हमारा 8000 प्लस आया था। एंड ब्लेंडर का भी GPU बेंचमार्क यहाँ पर देख सकते हो। और हमने इसके CPU को ना मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे पुश करके देखा, तो इसकी जो वोल्टेज कंज्यूम हुई वो ऑलमोस्ट 38 वोट्स के आसपास थी, जो हमारा CPU है उसकी। बाकी GPU की भी वोल्टेज हम दिखाएंगे तुम्हें गेम टेस्ट में कितनी पुश हुई है मैक्सिमम। तो ऐसा मत समझना कि बिल्कुल ही फुल फ्लेजेड वाली दोनों चीजें हमें मिल रही है इस लैपटॉप में, कहीं ना कहीं कम वोल्टेज करी गई है, इसीलिए भाई इसका जो पावर अडेप्टर है वो सिर्फ 135 वोट्स का है। अब स्लिम चेसी है इसकी, और नाइट्रो V हमेशा से भाई थोड़ा सा लोअर स्पेक वाला ही नाइट्रो रहा है, तो इसलिए फुल फ्लेजेड चीजें इसमें नहीं डाल रखी, ताकि हीट ना हो और थर्मल्स की दिक्कत ना आए। बाकी प्रैक्टिकली तुम बहुत चीजें कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो कोई भी काम इसमें तुम करो, लाइक ब्राउजिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, प्रेजेंटेशन वाले काम करने हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना हो, लिटरली एवरीथिंग यू कैन डू इन इट। एंड प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी अगर करते हो तो बिना किसी दिक्कत के किसी भी हाई लेवल की कर सकते हो भाई। सिमुलेशंस रन करने हो तुम्हें, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चलाने हो, या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करते हो, एप्स वगैरह बनानी है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। उस मामले में तो फुल हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। एंड अगर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो फोटो एडिटिंग हमने फोटोशॉप पे ट्राई करी, बिना किसी दिक्कत के स्मूथली हो जाती है। थंबनेल एडिट करने हो, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग काफी अच्छी खासी हो जाएगी। एंड वीडियो एडिटिंग में भी हमने टेस्ट किया, 4K लेवल की बढ़िया हो जाती है भाई। 3, 4, 5 लेयर्स तक की 4K एडिटिंग मस्त करवा देगा। उससे ऊपर जाना है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़ा फिर CPU और बेटर चाहिए होगा, बट i7 है तो इतना तो आराम से चला ही देगा। एंड अगर साथ साथ आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करते हो तो भाई 8 GB का हमें ग्राफिक कार्ड मिलता है, तो वो भी आराम से हैंडल कर लेता है ये। बट उसमें भी मैं यही कहूंगा कि वो बिगिनर टू मॉडरेट लेवल का सही चल जाएगा। बहुत हाई लेवल की अगर आफ्टर इफेक्ट्स यूज करने हैं देन 32 GB रैम प्रेफर्ड होती है, और ग्राफिक कार्ड भी एटलीस्ट भाई 12 GB या 16 GB तक का लेना पड़ेगा, लेकिन स्टिल ये काफी हद तक तो बढ़िया चला देगा तुम्हारे सारे काम। एंड सिमिलरली अगर तुम्हें GPU रिलेटेड टास्क करने हैं, लाइक 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर वाले काम, ब्लेंडर, ऑटोकैड, फ्यूजन 360 या फिर गेम डेवलपमेंट वगैरह, तो वो भी इसमें बढ़िया हो जाएगी। पर वो भी मैं बिगिनर टू मॉडरेट लेवल का ही प्रेफर करूंगा, बहुत ज्यादा हाई एंड मत करना, क्योंकि उसके लिए या तो PC रिकमेंडेड होता है, या फिर भाई 3 से 4 लाख के जो महंगे लैपटॉप्स होते हैं वो लेना पड़ता है उनके लिए। तो अगेन तुम्हें अपना यूज देखना होगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा क्या यूज है, कोशिश करेंगे तुम्हारी हेल्प करने की, वरना जनता बहुत एक्टिव है अपनी। अब आते हैं अपने गेमर्स जिनके लिए ये गेमिंग मशीन बनाई गई है, तो गेम टेस्ट देख लो, बहुत मेहनत से करें। तो हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पर, और यहाँ पर 170 180 के आसपास बढ़िया FPS आ जाएंगे 1080p पे, मतलब फुल फ्लेजेड ई-स्पोर्ट्स वाली गेमिंग करवा देगा ये बड़े ही आराम से। और 50, 60, 65 वोट मैक्सिमम हमारी GPU की TGP कंज्यूम हुई थी। बाकी टेम्परेचर्स वर अराउंड 85 to 90 डिग्री के आसपास, बट फैन स्पीड फुल नहीं थी किसी भी गेम में, ये ध्यान रखना। तो अगर फुल स्पीड कर दोगे तो थोड़े टेम्परेचर कम हो जाएंगे, और AC वेसी चला करके रूम टेम्परेचर भी कम होगा, तो डेफिनेटली सही है। मतलब थर्मल्स ओवरऑल इतने हैवी
हैवी जीपीयू के हिसाब से। तो GTA 5 टेस्ट किया हमने मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाले प्रीसेट के ऊपर, ताकि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट प्रीसेट पे दिखे। और यहाँ पर भाई अच्छे खासे FPS आ रहे हैं। बताओ 1080p पे तो मतलब यार 50-50 के लिए वैसे भी मजाक है। इनको एटलीस्ट 1600p का यार देना चाहिए था पैनल, ताकि थोड़ा पोटेंशियल यूज हो पाता। तो आराम से 130-140 तक FPS आ रहे हैं, बिल्कुल रे ट्रेसिंग का मजा लेते हुए। और ग्राफिक कार्ड सिर्फ 65 वोट यूज हो रहा है, काफी सही परफॉर्मेंस निकाली है भाई, मानना पड़ेगा। देन हमने वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर, और वैलोरेंट में 200 के आसपास हमारे पास FPS आ रहे थे। तो CPU कह सकते हो कि ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देगा, मतलब क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है ना, मतलब 200-250 के आसपास FPS आ जाएंगे। और 35-36 वोट के आसपास ही हमारा CPU मैक्सिमम कंज्यूम हुआ है इस वाले गेम के अंदर, जो कि ठीक है यार, ई स्पोर्ट्स वाली गेमिंग तो करवा ही देगा एटलीस्ट। देन RDR2 टेस्ट किया, अल्ट्रा प्रीसेट मैक्सिमम बिल्कुल था जो अपना, और फेवर क्वालिटी कहते हैं जिसे। और यहाँ पर 50-60 के आसपास हमारे पास FPS आ रहे हैं। तो 80 वोट की हमारी GPU मैक्सिमम कंज्यूम हुआ है इस वाले गेम में, बट फिर भी हमारे पास 50-60 से ऊपर FPS नहीं आया। तो हैवी टाइटल है भाई, उस हिसाब से तो ठीक ही है। देन वी टेस्टेड Forza Horizon 5, और ये रे ट्रेसिंग हाई वाले प्रीसेट पे ही हमने टेस्ट किया, मतलब रे ट्रेसिंग भी बिल्कुल हाई पे चल रही थी भाई। और साथ साथ DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करके भी देख सकते हो, ज्यादा तो नहीं है बट हाँ 15-20 FPS हमारे बढ़ जाते हैं, विच इज फाइन आई थिंक। और एक्सट्रीम प्रीसेट था जबकि। हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, देख सकते हो साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करके कितना फर्क हमारे पास आता है। 2x पर हमने जब करी तो भाई ऑलमोस्ट 2x हो गए थे हमारे FPS अच्छे खासे, एंड जब हमने 4x करी तो उससे भी काफी अच्छा खासा बूस्ट आ गया था, मतलब 160-170 FPS चले गए थे। तो मल्टी फ्रेम जनरेशन का मजा इस वाले GPU में भी मिल जाएगा, जबकि इसकी TGB कम है, तो फायदा लेकिन हमें देगा ये मल्टी फ्रेम जनरेशन का। असासिन्स क्रीड शैडोज हमने टेस्ट किया भाई, अल्ट्रा हाई प्रीसेट जो सबसे हैवी वाला होता है उसमें, और 20-30 FPS हमारे पास मैक्सिमम आ रहे थे। ज्यादातर भाई 50-50 से इतने ही FPS आते हैं, 1080p पे भाई इतने आ रहे हैं, बताओ इसमें तो। और हमने फ्रेम जनरेशन और DLSS को जब ऑन करा तो उसके बाद थोड़े से FPS हमारे बढ़ जाते हैं, मतलब गेम थोड़ा स्मूथ हो जाता है, प्लेबल बन जाएगा तुम्हारा। और 70+ वॉट इस वाले गेम में भी कंज्यूम हो गई है GPU की TGP। तो वही है कि थोड़ा और ज्यादा फुल फ्लेजेड होता है ना, तो मे भी और ज्यादा अच्छे FPS हमें देखने को मिल जाते हैं इस वाले लैपटॉप में। अलान वेक 2 के अंदर भी देख सकते हो भाई, हमने बिल्कुल हाई प्रीसेट रखा था जो मैक्सिमम होता है, और उसके अंदर हमारे पास 40 के आसपास FPS आ रहे हैं। और DLSS फ्रेम जनरेशन 2x पे करने के बाद हमारे FPS भी 2x हो जाते हैं भाई। और 4x पर कर दिया जब हमने, उसके बाद भी देख सकते हो काफी अच्छे खासे FPS बूस्ट हो गए भाई, 100+, 140-150 के आसपास FPS आ रहे थे हमारे पास। 70 के आसपास वोल्टेज कंज्यूम हो रही थी, बढ़िया एकदम मजा आ रहा था। देन रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दी हमने, और रे ट्रेसिंग को बिल्कुल हाई पे कर दिया था, वेरी हाई पे, तो फिर 10-11 FPS आते हैं भाई, वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। बट मल्टी फ्रेम जनरेशन का थैंक यू भाई, 2x पर भी अच्छा खासा हो जाता है। और रे ट्रेसिंग के साथ जब मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x पे किया तब भी भाई अच्छे खासे FPS आ रहे हैं 80 के आसपास, तो रे ट्रेसिंग का मजा दिला देगा मल्टी फ्रेम जनरेशन। हैवी गेम्स की लिस्ट में हमारा अगला गेम ब्लैक मिथ वुकोंग भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो 20 के आसपास हमारे FPS आ रहे हैं रो प्रीसेट पर। और जब हमने DLSS फ्रेम जनरेशन की ताकत लगाई तो फिर हमारे FPS 50 के आसपास पहुंच गया, और GPU भाई पूरा 75 वॉट्स पूरी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है। एंड हमने जब 4x कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे खासे FPS और ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद हमने जब रे ट्रेसिंग ऑन किया तो सिमिलर से प्रीसेट पे FPS आ रहे हैं हमारे रो परफॉर्मेंस में, और फ्रेम जनरेशन DLSS लगा के 40-50 पहुंच जाते हैं। 4x फ्रेम जनरेशन जब हम रे ट्रेसिंग के साथ लगाते हैं तो भी काफी अच्छा खासा बूस्ट हमें मिल गया, 90-95 FPS हमारे हो गए थे भाई। और टेम्परेचर भाई ऑलमोस्ट सारे गेम्स में 80 डिग्री के आसपास ही रहे हैं, उससे ज्यादा हाई नहीं गए हैं, कंसीडरिंग भाई समर्स 28 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर। देन आता है भाई OG साइबरपंक, अल्ट्रा प्रीसेट पे हमने टेस्ट किया है, साथ साथ DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के भी देख सकते हो, काफी अच्छा खासा बूस्ट आ जाता है। 2x पे है ये, तो सोचो 2x पे हमारे FPS इतने बढ़िया हो गए। अब तुम्हें दिखाते हैं 4x का मजा भाई साहब, 160-170 FPS आ रहे हैं, और क्या लोगे भाई तुम इस दुनिया में। देन रे ट्रेसिंग हमने अल्ट्रा पे कर दी, देन थोड़े FPS भाई कम हो जाता है, 20-30 के आसपास हो गए, बट DLSS और फ्रेम जनरेशन का फायदा यहाँ पे भी हमें मिलेगा, 70 FPS हो जाते हैं यहाँ पे भी, और मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा के 120 के आसपास FPS हो जाते हैं। तो भाई ये 75 वोट का 50-50 होते हुए भी तुम्हें मल्टी फ्रेम जनरेशन की वजह से ना काफी हैवी टाइटल्स को भी स्मूथली खिला के देगा तुम्हें, ये फायदा तो तुम्हें 50-50 में मिलेगा भाई। अब पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे भाई हमारे पास एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक अपना RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 USB Type A 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट जिसमें से एक के अंदर पावर ऑफ चार्जिंग का भी सपोर्ट है, और एक अपना USB Type C Thunderbolt 4 के सपोर्ट के साथ। Thunderbolt 4 है तो फुली फंक्शनल है, पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट, एवरीथिंग इज सपोर्टेड, फाइल ट्रांसफर भी 40 Gbps तक का कर सकते हो इसके थ्रू। एंड पावर डिलीवरी मैंने चेक भी करी, 65 वोट्स तक बढ़िया पावर डिलीवरी, ये पावर बैंक के थ्रू ले रहा था। एंड अगर 65 वोट्स का कोई अडेप्टर लगाओगे या 100 वोट्स का भी लगाओगे तो भी ये चार्जिंग उठा लेगा, PD चार्जिंग सपोर्टेड है। बाकी राइट साइड पे है केंजिंगटन लॉक और अपना USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। तो ओवरऑल मेरे को पोर्ट्स तो सही लगे इसके, मतलब कोई कमी नहीं है, बढ़िया दे रखे हैं इन्होंने। बाकी डिस्प्ले आउटपुट अगर लेना चाहो तो HDMI के थ्रू डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के थ्रू आएगा, और अपना Type C वाला जो पोर्ट है वो iGPU के थ्रू तुम्हें आउटपुट देगा,
बाकी दोनों से ही 8K तक का आउटपुट आराम से ले सकते हो, 8K 30 या 8K 60 हर्ट्ज तक का। ठीक है, अब AI का जमाना है तो हमारे इस लैपटॉप में भी कुछ AI फीचर्स हमें डाल के दे रखे हैं, जैसे कि जो बेसिक वाले हर लैपटॉप में वो सब इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि अपना जो कोपायलट है वो भी इसमें सपोर्टेड है, लाइव कैप्शंस भी इसके अंदर हमें मिलते हैं अगर ट्रांसलेशन वगैरह करनी हो सबटाइटल्स की, वीडियोस की मेनली सबटाइटल की फॉर्म में। और पेंट वाली ऐप में भी कोपायलट मिलता है, बैकग्राउंड इरेज करना हो, कुछ कलाकारी वगैरह करनी हो उसके लिए। एंड कैमरा वाली ऐप में भी विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। और इसके अलावा AI नॉइज कैंसिलेशन वगैरह भी इसके अंदर हमें दे रखी है अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हो तो। माइक में भी और इसके स्पीकर्स में भी। स्पीकर में मुझे समझ नहीं आता क्या ही काम आएगी, माइक में तो फिर भी आ सकती है। खैर छोड़ो, तुम पहले डिस्प्ले पे ध्यान दो, इसकी स्पेसिफिकेशन देख लो वीडियो को पॉज करके। भाई वैसे तो बेसिक 45% NTSC वाला ही पैनल है, 1080p जो हम 4 साल से देखते आ रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट एसर ने नहीं करा इसमें। और 250 इंच की इसकी ब्राइटनेस है, इंडोर में भी सेम लगती है, मतलब अच्छी है ब्राइट इंडोर के हिसाब से। आउटडोर में कम लग सकती है अगर ब्राइट सनलाइट में यूज करो। बाकी एंटी ग्लेयर पैनल है तो रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं आएंगी। और 165 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है तो उस मामले में थोड़ा ठीक है, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, मस्त स्मूथ लगता है। तो ओवरऑल गेमिंग और कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बट कलर ग्रेडिंग अगर करनी है तो वो नहीं हो पाएगी। उसके लिए भाई तुम्हें एक्सटर्नल मॉनिटर खरीद के थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और 720p वाला वेबकैम इसमें हमें मिलता है। क्वालिटी देखते हैं, नेचुरल लाइट में दिखाएंगे भाई, जो घर में तुम्हारे रहती है कुछ ऐसा सा इसका वेबकैम है। क्वालिटी देख लो, 720p वाली है ना, क्या ही होगा इसमें एक्स्ट्रा। बाकी माइक भी इसी का यूज हो रहा है और AC और पंखा चल रहा है, तो देख लो भाई कितना कैंसिलेशन ये कर रहा है। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाए, जब तक करोगे नहीं बोलता रहूंगा मैं। ढीठ आदमी हूँ। अब स्पीकर देखते हैं इसके भाई कैसे हैं। 2-2 वाट के 2 डाउन फायरिंग दे रखे हैं इन्होंने। डिसेंट है स्पीकर, बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है बट नॉर्मल है, मतलब काम तुम्हारा सही चला देंगे अगर अकेले में बैठ के यूज करते हो तो। और लास्ट ईयर जैसा था सेम वैसा सही स्पीकर सेटअप मिलता है। बैटरी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली इस बार भाई। इसके अंदर 76 वॉट आवर्स की बैटरी लगा रखी है और मैंने इसको जितना भी यूज करा, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, ब्राइटनेस को कम करके, रिफ्रेश रेट को कम कर दिया और बैटरी सेवर भी लगा दिया, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है ना तो सारे प्रिकॉशन ले लिए। उसके बाद भी भाई तुम 3 to 4 आवर्स का बैकअप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे ज्यादा तो मैं इतना ज्यादा नहीं प्रेफर करवाऊंगा, मतलब मेरे को तो भाई ऑलमोस्ट इतना ही मिला। अब इसके अंदर iGPU होता मक्स स्विच के साथ तो फिर हम थोड़ा और बैटरी बचा सकते थे, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। इतना भी मिल रहा है तो भी काम चल ही जाएगा तुम्हारा अगर एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो। बाकी मुझे कमेंट में बताना है कि भाई बैटरी के लिए गेमिंग लैपटॉप्स में कुछ तो करना चाहिए, है ना, ओपिनियन दो अपना। तो इस लैपटॉप का प्राइस है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 90,000 के आसपास। और इस प्राइसिंग के साथ ये लैपटॉप सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बन जाता है 50-50 ग्राफिक्स के साथ। डेफिनेटली भाई Lenovo लोग ऑन द वे होगा इसको टक्कर देने के लिए, मुझे पक्का पता है। बट अभी तक हमने जितने रिव्यू करे उसमें तो ये सबसे कम रेट वाला है, जो कि मेरे को बढ़िया भी लगा यार। अगर किसी को लेटेस्ट GPU चलाना हो तो कम बजट में भी वो यूज तो कर पाए। पर हाँ, स्टिल इस वाले लैपटॉप में भी काफी सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए थी, जैसे कि मक्स स्विच और जो इसकी डिस्प्ले वो 100% sRGB होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं 1 लाख तक खर्च करने जा रहा हूँ तो ये सारी चीजें भाई मस्ट हो जाती है। तो थोड़ी और इंप्रूवमेंट्स करके या फिर मे भी हो सकता है Acer Predator का भी कोई सस्ता वेरिएंट लॉन्च कर दे तो हो सकता है ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाए। बाकी Predator में तो इस बार OLED डाल दिया, तो उसका रिव्यू हमने किया था भाई, चेकआउट करना, उसमें भी हमें 50-50 मिलता है, बट वो फुल फ्लेजेड वाला है, तो वीडियो आउट करना उसकी याद से। तो मैं ये कहूंगा अगर ये 80,000 के आसपास तुम्हें मिल जाता है ना थोड़े टाइम बाद, अभी तो नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव ही है अभी तो, तब भाई इसको डेफिनेटली तुम प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम्हें नए ग्राफिक कार्ड का मजा चाहिए, मल्टी फ्रेम जनरेशन का मजा चाहिए और गेमिंग परफॉर्मेंस तुमने देख ही लिया, तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या सोचते हो इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना और खरीदना चाहो तो खरीद भी लेना। लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे किसी अगली मस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।